हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ। देखिए, ये सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर थ्री में या सेमेस्टर फोर में दोनों में से किसी एक में लेना होता है। ठीक है, तो सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ के लिए व्यवहारिक हिंदी जो है, हिंदी का इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगा। और जो मैं आपको इसमें क्वेश्चन बताऊंगा बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिस पैटर्न पे मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एकलव्य स्नातक वन। उसमें जाके सर्च कीजिए, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए और वहां पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार सिलेबस देख लीजिए। टोटल इस सब्जेक्ट में आपके 2 ही यूनिट है। ठीक है, मात्र 2 यूनिट है और दोनों यूनिट से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे और इस सिंगल वीडियो में ही आपके पेपर का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए, टोटल आपके पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं? 8 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? 4 क्वेश्चन। यानी कि हर क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपके सामने एक विकल्प होगा। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसी में से मैंने ये टाइप करा है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से मैंने ये टाइप करे हैं। ये क्वेश्चन आपके पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको कराऊंगा और उस तरीके से कराऊंगा जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो देखिए, आप इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। सबसे पहले कि जो व्यवहारिक हिंदी होता है इसके बारे में आपको बताना है कि अलग अलग क्षेत्रों में कैसे इसका प्रयोग होता है। पहले क्वेश्चन में ये पूछा है। इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन आया हुआ था कि बैंकों में प्रयोग होने वाली जो हिंदी है उसकी वर्तमान समय में क्या उसकी स्थिति और क्या उसमें समस्याएं आती हैं, वो आपसे पूछा हुआ था। फिर एक क्वेश्चन था कि संपर्क भाषा जो होती है हमारी उसके रूप में हिंदी का जो महत्व है उसको आपको बताना है। नेक्स्ट है कि हैदराबादी हिंदी जो है वो क्या है और इसके स्वरूप को आपको बताना था। ठीक है, मॉल में मान लीजिए आप किसी मॉल में गए हैं तो मॉल में जो ग्राहक और विक्रेता है उसके बीच में जो प्रयोग होने वाली हिंदी है उसका उदाहरण आपको देके बताना है। जैसे मान लीजिए आप मॉल में जाते हो कोई सामान खरीदने, तो आप ग्राहक बन के जाते हो, तो वहां पे जो विक्रेता होता है उससे आप किस प्रकार से बातचीत करते हो, तो वो सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी थी। ठीक है, आगे देखिए, बैंकों में जो प्रचलित होने वाली जो पारिभाषिक शब्दावली होती है ये क्या होती है इसको समझिए। आगे मैं आपको इसका आंसर कराने वाला हूँ। फिर जो ऑफिस होते हैं यानी जो कार्यालय होते हैं, यहाँ पे जो हिंदी इस्तेमाल होती है उसमें जो पारिभाषिक शब्दावली होती है उसके बारे में आपको बताना है। अपने घर के आसपास, जो आपके घर के आसपास मान लो कोई साप्ताहिक बाजार लगता है, यानी कि हर वीक में कोई एक दिन बाजार लगता है, उस बाजार में के बारे में आपको अपना अनुभव शेयर करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था, इस तरीके से आए हुए थे। लगभग लगभग 50-60% क्वेश्चन तो आपको सेम ऐसे ही मिल जाएंगे जो आपको इसमें दिख रहे हैं। और एक दो क्वेश्चन में बदले हुए क्वेश्चन आएंगे, वो कौन से बदले हुए क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बाकी पेपर ऐसा ही होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लीजिए कि व्यवहारिक हिंदी जो है वो क्या होती है। ठीक है, व्यवहारिक हिंदी जो होती है वो ऐसी हिंदी है जिसका सीधा संबंध जो है वो आम बोलचाल की भाषा से है। देखिए, हम आपस में जो बातचीत करते वक्त जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं उसको व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी जो डेली लाइफ है यानी जो दैनिक जीवन में हम बोलचाल में जो भाषा यूज करते हैं वो हमारी व्यवहारिक हिंदी कहलाती है। आपसी बातचीत हो गई, जैसे मान लो आपके और आपके दोस्तों के बीच में जो बातचीत है, या आप यातायात करते हो कहीं बस से या कहीं मेट्रो से घूमने जाते हो, उस दौरान आपकी टिकट लेने वाले से, कंडक्टर से, किसी से भी बातचीत होती है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। या यातायात से रिलेटेड कोई बातचीत है, मंडी में मान लो आप बाजार जाते हो, सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो या कोई सामान खरीदने जाते हो, तो वहां पे किस प्रकार की बातचीत होती है। कहीं आप घूमने जाते हो तो यहाँ पे जो बातचीत होती है, जो लोकल तरीके से बातचीत होती है इसको हम व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। और इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, यानी कि बहुत सीमित क्षेत्र होता है। मेनली अगर हम बात करें साहित्य में, तो साहित्य में या प्रयोजन मूलक जो हिंदी होती है उसमें इसका प्रयोग नहीं होता। ये तो लोकल एक लैंग्वेज है जो हमारी आपसी बातचीत में होती है। देखिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप अपने मित्र से, अपने दोस्त से जो बातचीत करते हो हिंदी भाषा में, तो वो जो बातचीत है उसका जो जो शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो ये व्यवहारिक हिंदी है। लेकिन जो एक साहित्य की भाषा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। आपने कभी हिंदी कहानी पढ़ी होगी, हिंदी कविताएं पढ़ी होंगी, या किताबों में लिखी हुई जो लैंग्वेज होती है वो हमारी व्यवहारिक हिंदी से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वो मानक हिंदी होती है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड वाली हिंदी होती है। तो आपको समझ में आया कि एक आम बोलचाल की भाषा और एक साहित्य की भाषा में क्या डिफरेंस है। तो यही होता है। इसके बाद देखो, जो व्यवहारिक हिंदी होता है इसका क्षेत्र सीमित होता है, एक दायरा होता है इसका, बहुत बड़े स्तर पे नहीं होता ये। और इसकी वैज्ञानिकता भी संदिग्ध है,
यानी कि वैज्ञानिकता, इसकी संदिग्ध होने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये एक मानक भाषा नहीं होती, इसमें हम जैसे चाहे वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम बातें करते हैं अपने दोस्त से, बोलते हैं अबे कहाँ जा रहा है। अब ये अबे क्या होता है, आपने कभी सोचा है? हम बोल तो देते हैं पर इसका क्या क्या हिंदी में इसका कोई मतलब है नहीं। यही चीज क्या कभी आप साहित्य में, किसी किताब में, किसी कहानी में, किसी कविता में पढ़ते हो? कभी नहीं पढ़ोगे ऐसे शब्द। ये जो टूटे फूटे उल्टे सीधे शब्द हम आपसी बातचीत में कर लेते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी भी साहित्य में आपको नहीं दिखेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यवहारिक हिंदी होती है, इसकी वैज्ञानिकता जो है वो संदिग्ध है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो व्यवहारिक हिंदी है, इसके अलग अलग रूप देखें तो देखिए कई जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे वाणिज्यिक व्यापारिक हिंदी, यानी जब हम व्यापार करते हैं व्यापारिक क्षेत्र में, वहां पे जैसे मान लीजिए आप कहीं बाजार में जाते हो, किसी कपड़े वाले से कपड़े खरीदते हो, तो जो एक आम बोलचाल होगी वो सब व्यवहारिक हिंदी में ही आ जाएगा। ठीक है, उसको व्यापारिक हिंदी कहा जाएगा एक तरह से। फिर क्या है, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी हो जाएगी विधिक हिंदी। विधिक हिंदी में जैसे कानून या कानून से रिलेटेड जो शब्द होते हैं वो आ जाता है। कार्यालयी हिंदी, जो कार्यालय ऑफिस में बोली जाने वाली हिंदी है, ये आ जाएगा। तो ये सब है। अब आप कहोगे कि इतने कम शब्दों में आप समझा रहे हो, आगे मैं आपको ये सारे क्वेश्चन दे रखे मैंने, वहां डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे बस आपको दो चीज समझनी थी कि व्यवहारिक हिंदी का क्या मतलब होता है, आप यहाँ पे समझ गए हो, और इसके अलग अलग जो रूप है आप यहाँ पे समझ चुके हो कि ये इसके अलग अलग रूप है। ठीक है, इतना ही आपको समझना था। अब चलते हैं हम डिटेल में एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, और ये सारे वो क्वेश्चन है जो पेपर में आने के चांस लगभग लगभग तय है कि यही क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा सकते हैं पर आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी जो है उसके महत्व पे प्रकाश डालना है। देखिए संपर्क भाषा जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा होती है, क्योंकि इस भाषा के जरिए लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाता है, संचार हो सकता है। ठीक है, दो लोगों के बीच में जो बातचीत हो पा रही है, जो व्यवहार का आदान प्रदान हो रहा है, या जो अपनी भाव विचार की अभिव्यक्ति हो पा रही है, वो कहीं ना कहीं संचार भाषा के रूप में ही हो रही है। और हमारे यहाँ पे संचार के रूप में कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? हिंदी, क्योंकि भारत में हम रहते हैं, यहाँ की भाषा हिंदी है, यहाँ पे ज्यादातर क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, हिंदी के अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन मेन अगर हम संचार या संपर्क भाषा के रूप में देखें तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। आगे देखते हैं। क्योंकि ये लोगों के बीच में संचार का माध्यम होता है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विशेष महत्व है। क्योंकि हिंदी पूरे भारत में अगर कोई सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है तो वो हिंदी है, इसीलिए इसको हम संपर्क भाषा के रूप में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय समाज जो है यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी उपयोग की जाती है हिंदी भाषा। हिंदी ना केवल एक भाषा है बल्कि ये भारतीय संस्कृति और इतिहास का भी प्रतिनिधित्व करती है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हर जगह प्रतिनिधित्व कौन करेगी? हमारी भाषा हिंदी। ठीक है, आगे देखेंगे। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का जो उपयोग है वो ज्यादातर क्या होता है? ज्यादातर अवसरों पर, जैसे कोई सामाजिक, कोई आर्थिक या राजनीतिक संवाद हो रहा हो, कोई डायलॉग्स हो रहे हो, बातचीत हो रही हो, मान लो दो लोगों के बीच में सामाजिक विषय पे बात हो रही हो, या किसी आर्थिक विषय के रूप में बात हो रही हो, या किसी राजनीतिक चर्चा हो जाती है ना, लोगों के बीच में बैठ के राजनीति की चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे हर जगह हमें क्या दिखेगी? हिंदी भाषा का इस्तेमाल दिखता है, जो कि एक संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। ठीक है, और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में चुनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखिए, कहने के लिए भारत में बहुत सारी भाषा बोली जाती है, ऐसा मत सोचना केवल हिंदी बोली जाती है। भाई भारत में साउथ में जाओगे तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, नॉर्थ में जाओगे तो आपको जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा, फिर अलग अलग तरीके से भाषाएं दिखेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम संपर्क भाषा के रूप में देखें, यानी एक ऐसी कॉमन भाषा ले लें जिसको हम पूरे देश में कहीं भी बोलना चाहें, तो कहीं ना कहीं हिंदी से हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश भी एक ऐसी भाषा है जिसका पूरे देश में कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन फिर हमारी जो भाषा है मेनली उसे हिंदी ही यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। अपने अनुभव, अपने अनुभूतियों को साझा करना और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना, इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सहायता और समर्थन प्रदान करती है कौन? हमारी हिंदी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यवसायिक संचार हो, यानी कि व्यवसाय बिजनेस से रिलेटेड कोई बातचीत हो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई बातचीत हो, साहित्य से रिलेटेड कोई बातचीत हो, तो सब जगह हमारी हिंदी भाषा ही काम आती है हमारी संपर्क भाषा के रूप में। इसलिए हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है, क्योंकि ये बहुत समृद्ध, बहुत संवादात्मक और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखी जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट क्या है कि हिंदी भाषा जो है ना, जैसे मान लो आप गुजरात में जाते हो, वहां के लोग गुजराती बोलते हैं, पर आप हिंदी बोलोगे तो कुछ हद तक वो हिंदी को समझने में सक्षम होंगे और आपकी बातों को समझ पाएंगे, आपको जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी कहीं ना कहीं संपर्क भाषा के रूप में दूसरे स्टेट में भी काम आ जाएगी।
संपर्क भाषा हम उस भाषा को कहते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपके पेपर में मान लो, अभी तो मैंने आपको ये सीधा सीधा ये बता दिया, मान लो आपके पेपर में सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए संपर्क भाषा से क्या अभिप्राय है और इसकी महत्वता या इसके महत्व को समझाइए। तो सबसे पहले आपको संपर्क भाषा का मतलब बताना होगा। तो संपर्क भाषा का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। देखिए, संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों, अलग अलग वर्ग के लोग, अमीर गरीब किसान मजदूर किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, विभिन्न वर्गों, अलग अलग वर्गों के लोग अलग अलग भाषा भाषियों यानी अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच में एक पुल का काम करती है। यानी अलग अलग वर्ग है, ठीक है, समाज में, उन सबके बीच में ये जो संपर्क भाषा होती है एक पुल का काम करती है। यानी कि इस भाषा के जरिए लोग एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं, तो इसको संपर्क भाषा कहते हैं। ठीक है, संपर्क भाषा जो है अलग अलग बोली बोलने वाले अनेक वर्गों के बीच में भाव और विचारों के आदान प्रदान में एक सक्षम माध्यम के रूप में काम आती है। देखिए, मान लीजिए हमारे देश में बहुत सारी बोली बोली जाती है। बोली का मतलब जो भाषा का नहीं है, भाषा से छोटा रूप। जैसे आप देखोगे कहीं पे भोजपुरी बोली जाती है, कहीं पे हिमाचली बोली जाती है, कहीं पे अवधी बोली जाती है, ठीक है, कहीं पे खड़ी बोली बोली जाती है, कहीं पे ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ये एक तरह से बोली के रूप हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पे भी हिंदी जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल कामयाब हो जाती है, क्योंकि ये सारी भाषा कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़ी हुई है। अगर आप भोजपुरी भी सुनते हो तो वो भी हिंदी से रिलेटेड ही दिखती है, ब्रज भाषा या अवधी भाषा की तरफ जाते हो तो भी वो हिंदी से रिलेटेड दिखती है। इसलिए अलग अलग बोली बोलने वाले लोगों के बीच में भी जाके, अलग अलग वर्गों के बीच में भी जाके आप हिंदी बोलते हो ना, तो कहीं ना कहीं विचारों का आदान प्रदान हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेन में जाके स्पेनिश बोलने वाले लोगों के बीच में जाके हिंदी बोलोगे तो वो आपकी हिंदी को नहीं समझेंगे। बाहर रहने वाले अंग्रेजों के बीच में जाके हिंदी बोलोगे तो नहीं समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप भारत के किसी दूसरे राज्य में जाके हिंदी बोलोगे तो वो कुछ हद तक समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संपर्क भाषा है तो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। आगे देखते हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा जो है उन्होंने क्या कहा है संपर्क भाषा के बारे में, ये समझिए। देखिए, ये कहते हैं कि परस्पर विरोधी भाषा या भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति, दो प्रदेश, दो राज्य या केंद्र या दो देश आपस में संपर्क स्थापित करते हैं तो उसको एक तरह से संपर्क भाषा या संपर्क साधक भाषा कहते हैं। कहने का मतलब है दो अलग अलग राज्यों, मान लो एक बंगाल का व्यक्ति है और एक पंजाब का व्यक्ति है, अगर वो किसी भाषा के रूप में आपस में एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, अपनी बातों को समझा पा रहे हैं, तो वो उनके लिए संपर्क भाषा या साधक भाषा कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, स्थानीय स्थानीय क्षेत्रीय स्थानीय क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर जो जन सामान्य यानी जो लोगों की जो लैंग्वेज है, संपर्क भाषा की मुख्य विशेषता उसकी बोलचाल की प्रयुक्ति तथा सरलता होती है। देखिए, क्या होता है, चाहे क्षेत्रीय स्तर पे हो, चाहे स्थानीय स्तर पे हो या फिर पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो, जो जनता की जो भाषा है, ठीक है, जो संपर्क भाषा है, उसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि बोलचाल में वो क्या होती है, सरल होती है। और हिंदी भाषा को सरल भाषा माना जाता है। ठीक है, ऐसी भाषा की जो पारिभाषिक शब्दावली होती है या जो वैज्ञानिक या तकनीकी शब्दावली होती है वो बोझिल नहीं होती, यानी ऐसी नहीं लगती कि हमने कभी सुनी नहीं, हमने कभी समझी नहीं, वो कहीं ना कहीं हमें अपनी जैसी लगती है। ठीक है, प्रशासनिक स्तर पर भी राजभाषा का प्रयोग जो है वो संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। प्रशासनिक स्तर का मतलब क्या हो जाता है, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, सरकारी कार्यालय में द्वारा या सरकार के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई ऑर्डर आए, कोई आदेश आए, तो उसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं संपर्क भाषा हम उसको मान सकते हैं। उस भाषा में क्या होता है, व्याकरण के सभी नियमों का पालन और प्रयोग करना संभव होता है, क्योंकि जब प्रशासनिक भाषा के रूप में ये काम आती है ना, तो वहां पे फिर व्याकरण के सभी नियमों को आसानी से यूज किया जा सकता है, क्योंकि फिर वो क्या होता है, एक तरह से मानक भाषा बनने लग जाती है। तो भारत जब देश आजाद हुआ था, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही हिंदी को स्वीकृति मिल गई थी, यानी हिंदी को ही मुख्य भाषा के रूप में सबने माना था। ठीक है, आमतौर पर जब भी हम कहीं मान लो यात्रा करने जाते हैं, या चाहे हम बस में जाएं, रेलगाड़ी में जाएं या कोई समुद्री हवाई यात्रा में जाएं, हम ये देखते हैं कि अलग अलग भाषा भाषी लोग सफर करते हैं। ठीक है, जब हम ट्रेन में जाएंगे तो हमें देखेंगे वहां पे अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हो सकते हैं, अलग अलग राज्यों के लोग हो सकते हैं। उस समय वे अगर अपनी भाषा के माध्यम से संपर्क नहीं कर पाते तो फिर वो क्या करते हैं, अंग्रेजी या हिंदी भाषा से काम चलाते हैं। क्योंकि देखिए, अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया के लिए एक संपर्क भाषा के रूप में काम आती है। ऐसे ही भारत की बात करें तो भारत में अंग्रेजी और हिंदी
दोनों ही भाषा को हम संपर्क भाषा के रूप में काम में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हिंदी की बात चल रही है तो हम हिंदी की ही बात करेंगे, ठीक है। भारत की जो अधिकांश जनता है वो हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपना चुकी है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो कहीं ना कहीं हिंदी है, ठीक है। संविधान का जो आर्टिकल 351 है इसमें भी हिंदी भाषा जो है उसके विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके, और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसमें बल दिया गया है। हमारे संविधान भी कहीं ना कहीं हमारी हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए बल देता है, ठीक है। इसी आर्टिकल में इसी अनुच्छेद में हिंदी का ऐसा विकास करने का प्रावधान किया गया है जिसमें हिंदुस्तानी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग एक तरह से अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अब देखो कई जगह पे आप हिंदी भाषा तो समझते हैं, कई जगह पे हिंदुस्तानी भाषा भी लिखा होता है। अब ये हिंदुस्तानी भाषा कौन सी है, क्या ये हिंदी है? नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें हिंदी के और उर्दू के शब्द मिल जाते हैं, तो हिंदी और उर्दू के शब्द मिलकर जो भाषा बनती है उसको हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है आपको। एक सर्वे कराया गया, एक सर्वेक्षण हुआ और उसमें ये देखा गया कि भारत जो है यहाँ पे हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने जो दैनिक कार्य हैं, यानी जो डेली लाइफ होती है या जो मनोरंजन से संबंधित कार्य हैं या सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक साहित्यिक उद्देश्य के आदान प्रदान में, हर मामले में संपर्क के रूप में सबसे ज्यादा जो भाषा का यूज किया जाता है वो हिंदी भाषा है। तो आई होप आपको हिंदी भाषा का महत्व एज ए संपर्क भाषा के रूप में अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। निष्कर्ष भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो विभिन्न व्यक्ति राज्यों और देशों के बीच में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय साहित्य की कलाओं और विभिन्न संस्कृतियों को आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। इससे लोगों लोगों जो है वो अपने मन में उसको स्वीकार कर पाते हैं, लोगों के बीच में उनकी भावनाएं जो है आपस में एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, तो इसे संपर्क भाषा कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ये संपर्क भाषा वाला क्वेश्चन तो आएगा ही, आपके पेपर में आता ही है ज्यादातर, बैंक वाला भी काफी ज्यादा पूछा जाने का चांस है। देखिए भारत देश में बैंकों में या कहीं पे भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, जो फॉर्म होता है वो मोस्टली आपको इंग्लिश भाषा में मिलता है या फिर स्थानीय भाषा में मिलता है। इंग्लिश में तो होता है ताकि पूरे देश में काम चल जाए, लेकिन स्थानीय भाषा जैसे हिंदी बोली जाती हो तो हिंदी, या साउथ में जाओगे तो तमिल तेलुगु कन्नड़ वगैरह में आपको अलग अलग लैंग्वेज में फॉर्म मिलते हैं। तो बैंकों में अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो देखिए पूरे भारत में अंग्रेजी तो सब नहीं जानते हैं। आप गांव वगैरह में जाते हो तो लोग अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, किसान लोग हैं या गांव के लोग हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हिंदी भाषा ही बोलते हैं। तो ऐसे में बैंकों में कोई काम होगा, इंग्लिश में फॉर्म भरे जाएंगे या सब कुछ इंग्लिश में करना होगा, तो कैसे कर पाएंगे लोग, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फॉर्म जो है वो हिंदी में भी होता है, तो बैंकों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बैंकों में जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसकी क्या आज के समय में स्थिति है, क्या कंडीशन है और उसकी क्या समस्याएं हैं। तो देखिए आज के समय में बैंक से संबंधित ज्यादातर कार्य जो है वो हिंदी में हो रहे हैं। बैंक में आपको हिंदी में भी फार्म मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, आप किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हो, ठीक है। इसके लिए अब हिंदी में पर्याप्त शब्द भंडार और हिंदी अधिकारी अनुवादक आशुलिपिक और टंकक भी उपलब्ध है। देखिए अब क्या है, हिंदी भाषा का प्रयोग बैंकों में किया जाता है तो इसके लिए काफी अच्छी मात्रा में शब्द भंडार हो गया। शब्द भंडार मतलब ऐसे शब्द जो बैंकिंग में यूज किए जाते हैं। आगे मैं आपको पूरे शब्द दिखाऊंगा, एक एक शब्द बताऊंगा जो बैंकिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास हिंदी में शब्द भंडार भी है, हिंदी के अधिकारी भी हैं, जो मतलब अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो हिंदी भाषा पे अपना कमांड रखते हो, नियंत्रण रखते हो, ठीक है। अनुवादक जो एक भाषा से दूसरी भाषा को ट्रांसलेट कर सके, अनुवादक। आशुलिपिक और टंकक, टंकक एक तरह से जो टाइपिंग वगैरह करता हो, जो शब्दों को टाइप करे। आशुलिपिक स्टेनोग्राफर टाइप के लोग होते हैं जो लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भाषा बोली जाती है तो वो उसको एक स्टेनो की एक अलग लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में उसको लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए आधुनिक स्तर पर हिंदी में निश्चित कार्य करने वाली समितियां और कार्य योजनाएं भी विद्यमान है। आज के समय में देखें तो हिंदी पे काम करने वाली बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन बैंकों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित कई प्रकार की कठिनाइयां देखी जा रही है। वो कठिनाइयां क्या हो सकती है इसको समझते हैं। देखो बैंकों में जो हिंदी प्रयोग में लाई जाती है वो सरल नहीं जान पड़ती, वो आसान नहीं लगती। इसके प्रयोग में बहुत तरह की असुविधा होती है, एक असुविधा का भाव जो है वो बना रहता है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हिंदी के लिए सब कुछ उपलब्ध है तो आखिर हिंदी में ये समस्याएं क्यों आ रही है भाई। तो देखिए राजभाषा होने के बाद भी
हिंदी में कई प्रकार की सीमाएं हैं, कुछ रुकावटें दिखती है। जैसे कि वो रुकावटें क्या है, उसका कारण क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, बैंक में जो कर्मचारी होते हैं वो वाणिज्य और अर्थशास्त्र, यानी कि जो वाणिज्य है और जो इकोनॉमिक्स है उसके बहुत अच्छे ज्ञाता नहीं होते, यानी उनको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है उनको इस चीज में, तो इसलिए समस्या आ रही है। पहले तो ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है कि बैंक कर्मचारी जो है वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर एक जैसी पकड़ नहीं होना, यानी बैंक के जो कर्मचारी है उनकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में एक जैसी पकड़ नहीं है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हिंदी उतनी आसान नहीं हो पाती बैंकों में। फिर तीसरा पॉइंट है कि बैंक में जो कर्मचारी हैं वो पूर्ण प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है समय समय पे। ठीक है, हिंदी से काम कर रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही, इसकी वजह से बैंकों में समस्या आती है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि बैंक कर्मचारी जो है वो नियमित कार्यशाला नहीं हो पाती। कार्यशाला का मतलब होता है वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होता है भाई? वर्कशॉप में क्या होता है, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, ठीक है, विद्वान लोग जो होते हैं, उनकी एक टीम आती है और वो जो बैंक के कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण देती है, ट्रेनिंग देती है, ठीक है, उनको सिखाती है, उनकी समस्याओं को सुनती है, समस्याओं का सॉल्यूशन करती है। तो बैंक कर्मचारियों की रेगुलर वर्कशॉप नहीं हो पाती, कार्यशाला नहीं हो पाती, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हिंदी को लेकर समस्याएं रहती है। क्लियर है? इसके बाद देखो, बैंकों में हिंदी की कोई लाइब्रेरी, पुस्तकालय, पुस्तक वगैरह नहीं होती है, या हिंदी शब्दकोश वगैरह नहीं होता है, डिक्शनरी नहीं होती, तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ठीक है, ये आपको लिखना था। इसके बाद अब मान लीजिए समस्या तो आपको समझ में आ गई भाई, इतनी सारी प्रॉब्लम है, इसका समाधान कैसे होगा? तो समाधान वैसा ही है जैसा आपने प्रॉब्लम समझी, बस उसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, बैंक कर्मचारी का वाणिज्य और अर्थशास्त्र के विषय में ज्ञाता की भर्ती, यानी वाणिज्य और अर्थशास्त्र की जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो उसको ही बैंक की नौकरी देनी चाहिए, उसकी भर्ती करनी चाहिए। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखते हैं। ऐसे बैंक कर्मचारी की भर्ती की जाए जिनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पे जिनकी पकड़ हो अच्छी, जो हिंदी भी अच्छे से जानते हो और अंग्रेजी भी जानते हो। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है कि बैंक कर्मचारी को समय समय पर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रशिक्षण मिलना चाहिए। क्लियर है? फिर क्या है कि बैंक कर्मचारियों को नियमित रूप से कार्यशाला, यानी कि वर्कशॉप करवानी चाहिए, जिसमें एक्सपर्ट लोग जो आते हैं वो उनको सलाह दें, उनकी काउंसलिंग करें। ठीक है। इसके बाद क्या है कि बैंकों में जो हिंदी का पुस्तकालय उपलब्ध होना चाहिए, हिंदी की डिक्शनरी वगैरह, हिंदी की बुकें वगैरह उपलब्ध होनी चाहिए। फिर हिंदी पारिभाषिक जो शब्दावली होती है आगे बैंकिंग में जो यूज होने वाली होती है उसकी नॉलेज उन्हें हिंदी में होनी चाहिए। अंग्रेजी में आप जानते हो अकाउंट नंबर, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, एफडी, ये सब आप अंग्रेजी में तो जानते हो, पर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो हिंदी में भी उसका जो शब्दकोश है वो पता होना चाहिए, वरना बैंक में जाके कोई ज्यादा ये मतलब कोई हिंदी में भरना चाहेगा तो उसको दिक्कत आएगी फॉर्म भरने में। तो ये आपको समझ में आया क्या क्या बैंकों में हिंदी की स्थिति है, क्या समस्याएं आ रही है, कैसे उसका सॉल्यूशन होगा, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था कि बताइए हैदराबादी हिंदी क्या है, और इसका उदाहरण देके आपको बताना है थोड़ा। देखिए, अलग अलग राज्यों में हिंदी बोली जाती है, अलग अलग राज्यों में उस हिंदी में कुछ परिवर्तन हो जाता है। वो जैसे हैदराबादी हिंदी है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, समझेंगे कैसे? देखिए, मध्यकाल और आधुनिक युग में हम देखें तो हैदराबाद जो है यहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम शासकों ने ही शासन किया है। इस कारण हैदराबाद जो है इसमें उर्दू का प्रचलन, क्योंकि मुस्लिम शासक थे तो उर्दू का प्रचलन होना शुरू हो गया था। अब उर्दू यहाँ पे बोली जाने लगी थी, तो उर्दू और हिंदी मिलकर एक भाषा बनी थी जिसको हिंदुस्तानी कहा जाता था। तो ये संपर्क भाषा के रूप में काम करती थी, यानी जो हैदराबादी जो लोग हैं जो वो हिंदी बोलते हैं, जिसको हम हैदराबादी हिंदी बोलते हैं, उसमें उर्दू शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। इसी तरह दक्षिण में अनेक स्थानों पर नवाब और सुल्तानों का शासन रहा है, इस कारण वहां पे उर्दू का प्रचलन रहा है। इसी कारण आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में उर्दू जन सामान्य की भाषा और संपर्क भाषा के रूप में चलती रही है। बाद में उर्दू प्लस हिंदी मिली आपस में और फिर ये मिक्स होकर बोली जाने लगी। तो हैदराबादी हिंदी जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में बोली जाती है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? हैदराबाद में मुस्लिम शासकों का शासन था, इस कारण उर्दू भाषा वहां पे बोली जाने लगी थी। फिर उर्दू और हिंदी मिलके जो भाषा बनी हैदराबाद में जो बोली जाती है, उसकी राजधानी में जो बोली जाती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी में जो बोली जाती है उसको हैदराबादी हिंदी कहते हैं। इसमें दक्षिणी, मराठी, तेलुगु के मिलन से बनी है ये, और हैदराबाद के सामान्य बोलचाल के लिए जैसे बाजारों में, हाट में, व्यापार की भाषा के रूप में इसको बोलते हुए आपको देखा जा सकता है, लोग बोला करते हैं। ठीक है, इसमें जो स्थानीय भाषा है तेलुगु, इसका भी थोड़ा बहुत असर दिखाई पड़ता है। अब हैदराबाद के लोग हिंदी बोलेंगे तो वो कैसे बोलेंगे समझिए। हैदराबाद के लोग बोलते हैं मुझे चाहिए,
जैसे मुझे चाहिए, हम बोलते हैं ना मुझे चाहिए, तो इसके लिए हैदराबाद के लोग बोलेंगे, वो ये शब्द नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मेरे को होना। ठीक है, यानी मुझे चाहिए, मेरे को होने का मतलब क्या है, मुझे चाहिए। फिर क्या है, क्या चाहिए अगर पूछेंगे तो बोलेगा क्या होना, यानी क्या होना, क्या चाहिए, यानी कि समझ गए, शब्द बदल गए हैं। तो ये हैदराबादी हिंदी है, यही आपको एग्जाम्पल देके बताना था। अब एक है बम्बैया हिंदी। अब देखो पिछले बार पेपर में आया था हैदराबादी हिंदी, क्या पता इस बार आपके पेपर में हैदराबादी हिंदी ना आए, उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं इस बार पेपर में बम्बैया हिंदी। अब बम्बैया हिंदी जो बम्बई में बोली जाती थी, मुंबई में बोली जाती थी, तो देखिए ये जो हिंदी है ये महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसका जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। इसका प्रयोग जो है हिंदी फिल्मों में हमको देखने को मिलता है। शुरू में बम्बैया जो हिंदी है वो हिंदी फिल्मों में प्रयोग की जाती थी। खासकर जो बदमाश होते थे, जो गुंडे होते थे, जो निम्न लोग होते थे, ठीक है, झोपड़ी में, चौल में रहने वाले जो लोग होते थे, वो इसको बहुत इस्तेमाल करते थे। तो फिल्मों में आपको दिखेगा। ठीक है, बम्बैया हिंदी में जो प्रचलित शब्द है उनके द्वारा जो उत्पन्न अर्थ है वो एक अलग ही माध्यम से उत्पन्न दिखाई देता है हमको। जैसे देखो, हम बोलते हैं ना हमें, मुझे, वहां पे अपने को वो अपुन बोलते हैं, अपुन को, तेरे को, मेरे को, खोपचा, काय को, काय को जाने का, काय को समझने का, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो ये जो है ये हिंदी ही है, लेकिन ये बम्बैया हिंदी है। तो ये आपको बताना था कहाँ पे ज्यादा यूज होती है, फिल्मों में ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी, उसमें जो संजय दत्त है वो बम्बैया हिंदी का ही प्रयोग करता है। ठीक है, वो कहता है ना भाऊ। तो ये सब बम्बैया हिंदी कहलाती है। और कंपनी जो मूवी है, कंपनी अगर आपने फिल्म देखी है, उसमें जो गुंडे वगैरह होते हैं, अंडरवर्ल्ड वगैरह से रिलेटेड मूवी है, उसमें भी ज्यादातर ये जो बम्बैया हिंदी है इसी का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो हो सकता है हैदराबादी हिंदी की जगह इस बार आपके पेपर में बम्बैया हिंदी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है, सार्वजनिक जगह पे प्रयोग होने वाली हिंदी। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है आपके, पेपर में क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन देखो क्या आया था, मॉल में ग्राहक और विक्रेता के बीच में जो होने वाली, इस्तेमाल होने वाली हिंदी है उसका आपको एग्जाम्पल सहित बताना है। अब पेपर में मॉल वाला क्वेश्चन तो आ गया था पिछली बार, पर हो सकता है इस बार मॉल वाला क्वेश्चन ना आए। आपसे मान लो इस बार ये पूछ ले कि बताइए अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के बीच में जो यूज होने वाली हिंदी है उसके उदाहरण देके बताने हैं, तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है, बाजार में ग्राहक और विक्रेता के बीच में जो हिंदी इस्तेमाल में आती है उसके बारे में आ सकता है, या मंडियों में जो हिंदी इस्तेमाल होती है उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इन चार में से एक क्वेश्चन आएगा, इन चार में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ लेना, बाकी आपको खुद से बना के देखना है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए अस्पताल का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अस्पताल में कैसे बात होगी डॉक्टर मरीज के बीच में, या मरीज मरीज के बीच में, या फिर मरीज या अन्य लोगों के बीच में कैसे बातें होंगी, ये समझिए। देखिए, अस्पताल में हिंदी भाषा जनता की जो बीमारी होती है, उनकी जो हेल्थ कंडीशन होती है, उससे रिलेटेड जो सूचना होती है उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अस्पताल जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र होता है। यहाँ पे हिंदी का प्रयोग जो है वो किसी स्थिति में महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए क्या है कि लोग अपनी समझदारी से, अपने आत्मविश्वास से, अपनी जो स्वास्थ्य समस्या है, जो भी उनको मतलब हेल्थ की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी बीमारी है, वो डॉक्टर को बता के उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। विशेषज्ञता, दवाओं की जानकारी, निर्देशों की स्पष्ट विवेचन हिंदी में होना चाहिए। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी अस्पतालों में लिखी हुई चीजें हैं हिंदी में लिखी होनी चाहिए, दवाओं की जानकारी हिंदी में लिखी होनी चाहिए, सारे निर्देश हिंदी में लिखे होने चाहिए। ठीक है, तभी लोग उसको समझ पाएंगे। अस्पतालों में हिंदी का प्रयोग जो है वो रोगी के साथ, जो पेशेंट होता है उसके साथ बातचीत करने में और उसकी कंडीशन को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है? आगे देखो, अस्पताल में हिंदी का प्रयोग करना एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कि स्वास्थ्य सेवाओं को सामाजिक रूप से पहुंचाने में मदद करेगा। हॉस्पिटल में होता क्या है कि रोगी की सही सलाह प्रदान करने में कहीं ना कहीं हिंदी जो है वो सहायक है। रोगी में आत्मविश्वास आएगा, वो अपनी भाषा में अपने डॉक्टर से अपनी जो बीमारी समस्याएं हैं वो बता पाएगा, डॉक्टर उसकी समस्या को समझ पाएगा, उसको लिख पाएगा दवाइयों। ठीक है, तो ये है हिंदी का महत्व हॉस्पिटल में। अब देखो क्वेश्चन पेपर में ये भी आएगा आपके कि अस्पताल में प्रयुक्त होने वाले जो वाक्य हैं वो बताओ। जैसे कि हॉस्पिटल में आप जाओगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपका स्वास्थ्य कितने दिनों से खराब है, आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, ठीक है, कितने समय से आपको ये प्रॉब्लम है, आपने पिछले एक सप्ताह में क्या कोई दवाई खाई है, आप अपने खान पान का ध्यान रखिए। आपको सलाह दी जाती है ना कि जैसे
बाहर का नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है, तेल वाली चीज़ें नहीं खानी, मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, तीखी चीज़ें नहीं खानी, पैकेट फूड नहीं खाना। ठीक है, तो इस तरीके से बताया जाता है। बीमारी पूछेंगे, जैसे आप किसी बीमारी को लेकर हॉस्पिटल में जाओगे तो पूछेंगे भाई कब से प्रॉब्लम है, आप बोलोगे 2 दिन से, 4 दिन से, 2 महीने से, 4 महीने से, जो भी है वो बताओगे। ठीक है, आपका बीपी कितना है, आपका फास्टिंग शुगर कितना होता है, ब्लड प्रेशर आपने कब कब चेक करवाया है, आपको बुखार कितने डिग्री तक पहुंच जाता है, बहुत तरह की चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टर्म यूज करी जाती है अस्पतालों में। ठीक है, अब आपने अस्पताल का एग्जाम्पल समझ लिया, अब आप आराम से इसको पुट कर दोगे किसी दूसरे में। मान लो अगर यहाँ पे अस्पताल का क्वेश्चन ना आके आपसे बाजार का पूछा होता, तो बाजार में आप बता देना कि बाजार में मनुष्य अपनी जरूरत की सामान को खरीदने के लिए जाता है, वहां पे जो संवाद के लिए हिंदी प्रयोग करता है वो व्यवहारिक हिंदी है, बाजारों में यूज होने वाली हिंदी है। फिर बाजार में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द वाक्य के रूप में आपको यहाँ पे लिखने था। बाजार में जाओगे तो आपसे क्या पूछेंगे, भाई साहब आपको ये कौन सा सामान चाहिए, या ये शर्ट कितने रुपए की है, क्या ये कॉटन की है ये शर्ट। मान लो आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, इस शर्ट में रुए तो नहीं आएंगे, ठीक है, इस शर्ट का कलर तो नहीं जाएगा, इसका प्राइस कितना है, एमआरपी कितना है, कितना डिस्काउंट, ये जो भी भाषा मतलब बाजार में बोली जाएगी वो सारे वाक्य आपको लिख के बताने हैं। तो इस तरीके से आप वो कर सकते हो, किसी भी जगह का पूछ लें आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब ये मत बोलना कि अस्पताल का बताया, बाजार का बताया, मॉल का नहीं बताया, मंडी का नहीं बताया। ये आपको खुद से करना है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में पूछेंगे, किताब में रटी हुई लैंग्वेज में नहीं लिखना, आपको खुद की लैंग्वेज में लिखना है। आप देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर में आया हुआ था, पेपर में क्वेश्चन आएगा अनुभव लेखन। अनुभव क्या होता है, हर मनुष्य का अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हो, आप मान लीजिए आपको मैं बोलता हूँ कि जाइए आप हरिद्वार घूम के आइए। आप हरिद्वार घूमने जाओगे तो आप वहां पे कुछ अनुभव करोगे, कुछ फील करोगे। आपसे बोला जाए कि अपने अनुभव को लिख दो, तो आप डायरी में उसको लिख दोगे। तो यही होता है अनुभव लेखन। अनुभव किसी भी तरह का, कहीं पे भी, कहीं का भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मनुष्य का अनुभव उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हम अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। इसे व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम क्या होता है, अनुभव लेखन। यानी अपने अनुभव को शेयर करने का एक अच्छा तरीका है अपने अनुभव को लिख लो, क्योंकि भाई भूल जाओगे। 2-4 साल में आप सारे एक्सपीरियंस जो है उतने याद नहीं रहते, आप भूल जाओगे, तो ज्यादा बेटर क्या है उसको लिख लो। अनुभव लेखन का महत्व उसके विचार, उसकी भावना और उसकी अनुभूतियों को दूसरों के साथ साझा करने में। जैसे आप अपना हरिद्वार घूम के आओगे तो आपके जो विचार होंगे, जो आपकी भावनाएं होंगी, जो आपके अनुभव होंगे, आप जब दूसरों के साथ उसको साझा करोगे तो आपको उसका तभी उसका महत्व बढ़ेगा। एक अच्छे अनुभव लेखन के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने अनुभवों को सही तरीके से लिखने की आदत डालनी चाहिए। कि अपने अनुभव को कैसे हम अच्छे तरीके से लिख पाए, उसकी हमको थोड़ी सी आदत होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आया हुआ था ये समझिए। आपके पेपर में पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था सेमेस्टर थर्ड में, क्योंकि ये जो हिंदी अब मैं आपको करा रहा हूँ ये सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ दोनों में होती है। तो सेमेस्टर थ्री में ये इसका पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अपने घर के आसपास लगने वाले साप्ताहिक बाजार के अनुभव को विस्तार से लिखें। अब मान लीजिए आपके घर के पास कोई वीकली बाजार है, साप्ताहिक। जैसे मान लो मेरा घर है, मेरे घर के सामने सोमवार को बाजार लगता है। ठीक है, हर मंडे को मेरे घर के सामने बाजार लगता है। मैं उस बाजार में जाता हूँ सब्जी खरीदने, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रियल में नहीं लगता। ठीक है, अब मैं उस बाजार में सब्जी खरीदने जाता हूँ या कुछ सामान खरीदने जाता हूँ, तो वहां पे मेरा क्या एक्सपीरियंस है, क्या मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो मुझे लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो पिछली बार तो बाजार का अनुभव पूछ लिया था, हो सकता है इस बार आपसे ये बोलते हैं कि किसी दर्शनीय स्थल के भ्रमण के अनुभव के बारे में लिखो। तो आप जैसे मान लो आप हरिद्वार गए थे, तो हरिद्वार के बारे में आपको डिटेल में लिखना है कि क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए, किस टाइम गए, कब पहुंचे, कहाँ से पहुंचे, क्या होता है, एक्स वाई जेड सब कुछ लिखना है आपको। या फिर आपसे मान लो हरिद्वार या इस दर्शनीय स्थल के बारे में ना पूछ के आपसे ये बोलते हैं कि आप एक क्रिकेट मैच देखने गए हो और आपने क्रिकेट मैच पहली बार देखा है वहां पे जाके, ठीक है, स्टेडियम में जाके, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है आप बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके अनुभव पे आएंगे, तो आपको खुद से लिखने होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैं क्रिकेट मैच के बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं 21 जून को क्रिकेट मैच देखने के लिए गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। ठीक है, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था। मैं शाम को 6 बजे पहुंच गया स्टेडियम। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, चारों तरफ लोग थे, लोग बहुत ही उत्साहित थे। टॉस हुआ, भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का, ठीक है,
डिसाइड किया। ये आपको बना बना कर लिखना है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये आपको बना बना कर लिखना है सारा। आपका एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं तो आपको बनाकर ही लिखना होगा। फिर टॉस हुआ, भारत ने टॉस जीता, बल्लेबाजी हुई। ओपनिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली आए, ठीक है, दोनों ने अच्छा खेला। फिर आप बता सकते हो कोई 10 रन में आउट हो गया या 40 रन तक खेलते गए, ये हो गया वो हो गया। फिर वो तीसरा प्लेयर आया, फिर चौथा प्लेयर आया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, ठीक है, इतने रन बन गए, उतना स्कोर हो गया। भारत का 2020 मैच था, 20 ओवर का मैच था, उसमें उन्होंने 160 रन बना दिए या 180 रन बना दिए, इतना टारगेट दिया। फिर मतलब पूरा आपको लिखना है और फिर आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि भाई मैं पहली बार गया था, इतनी भीड़ को देखकर मैं बहुत खुश था। पहली बार मैंने मैच को अपनी आंखों के सामने देखा था, इससे पहले मैं टेलीविजन पे देखता था। पहली बार मैंने अपने फेवरेट क्रिकेट प्लेयर को अपनी आंखों के सामने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रोमांचक फील हो रहा था। जब चौके और छक्के लग रहे थे तो लोग चिल्ला रहे थे, ठीक है, मतलब शोर मच रहा था, अब उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। हर एक चीज को आप लिख सकते हो। अब इसमें आपको कुछ भी लिखित में नहीं चाहिए, जो आपके दिमाग में आए वो चीजें आपको लिख देनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसके आंसर लिखित में नहीं दिए हैं, क्योंकि आंसर लिखित में शब्दों में सीमित हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, आपको अपने अनुसार लिखना है, तो आप शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर कितना भी लिख सकते हो। क्लियर है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, बैंकों में प्रचलित शब्दावली बताइए। मैं आपको उस टाइम करता ना, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, तो आप देखिए। देखिए, आप लोग बैंक में जाते होंगे, तो बैंकों में कुछ यूज होने वाले शब्द हैं, जैसे खाते से रिलेटेड, यानी जो बैंक अकाउंट होता है उससे रिलेटेड शब्द। इंग्लिश में तो आप जानते हो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। हिंदी में क्या होता है, इसको सेविंग को बचत खाता और करंट को चालू खाता कहते हैं। चालू खाता किसके लिए होता है? जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो अपने बिजनेस से रिलेटेड एक बड़ा लेन देन करते हैं, ठीक है, बड़े लेन देन में करंट अकाउंट या चालू खाता यूज किया जाता है। सेविंग खाता क्या होता है? एक व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है, पर्सनल होता है हमारा। इसमें हम अपनी सेविंग को रखते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा लिमिट नहीं होती है पैसे रखने की, तो इसीलिए इसमें एक लिमिटेड पैसा ही रखा जाता है। फिर क्या है? एफडी। एफडी आप जानते हो, फिक्स डिपॉजिट, हिंदी में इसको फिक्स डिपॉजिट ही लिखा हुआ है। हालांकि इसको हिंदी में वही लिखा हुआ है जो इंग्लिश में है, कोई खास फर्क है नहीं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है भाई? इसमें हम अपने पैसे को एक फिक्स समय के लिए रख सकते हैं। मिनिमम 7 डेज से शुरू हो जाती है एफडी। मैक्सिमम तो आप 2 साल, 4 साल, 5 साल की एफडी करा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जितना ज्यादा लंबे समय के लिए अपने पैसे को रखते हो, उतना ही ज्यादा आपको उसमें ब्याज मिलता है, ठीक है। इसको एफडी कहा जाता है। और जब आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप उसको बीच में तोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। फिर क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट, ये भी एक तरह से आवर्ती जमा होता है। इसमें भी आपको रेगुलर पैसा जमा करना होता है। जैसे मान लो आप 2,000 रुपए की आरडी कर दो, इसको आरडी कहा जाता है शॉर्ट में। तो 2,000 रुपये आपको हर महीने देना पड़ेगा, एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है, बाद में आपको ब्याज समेत कुछ पैसा मिल जाता है, ठीक है। इसको एक सुरक्षित माना जाता है। फिर देखिए, मंथली इनकम स्कीम, इसमें क्या होता है, हमको पैसा जमा करना होता है बैंकों में, और उसके बाद बैंक हमें मंथली उस हमारे पैसे से ही कुछ ब्याज जोड़ के हमको एक इनकम क्रिएट कर देता है, वो हमारे अकाउंट में आती रहती है, ठीक है। जो हमारी राशि जमा की गई होती है, उसी पे हमको ब्याज लग के वो मिलता है। पेंशन योजना में क्या होता है, हम आज से ही अपने पैसे बैंक में जमा करना शुरू कर देंगे। स्कीम होती है वो बैंकों की। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो उस समय में हमको एक पेंशन मिलने लग जाएगी, जिसको वृद्धावस्था पेंशन के रूप में देखते हैं, ठीक है। और ये स्कीम जो होती है वृद्धों के लिए होती है। विद्यार्थी बचत खाता एक स्टूडेंट का सेविंग अकाउंट होता है, जो जिसमें स्कूल वगैरह से अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है या कुछ पैसे मिलते हैं तो वो उसमें आ जाते हैं, ठीक है। नौकरी बैंकिंग, ये विशेषतः सैलरी अकाउंट होता है, ठीक है, सैलरी अकाउंट को नौकरी बैंकिंग कह रहे हैं। तो ये याद रखना है आपको। सैलरी अकाउंट क्या होता है, ज्यादातर जो लोग होते हैं जब उनकी जॉब लगती है, जैसे आपकी भी कल को जॉब लगेगी, तो आपको एक सैलरी अकाउंट बैंक में खुलवाना होगा, ठीक है। उसमें आपकी सैलरी आ जाया करेगी। हालांकि आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट को भी एज ए सैलरी अकाउंट बना सकते हो, उसमें कोई अलग से नहीं होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ शब्द हो गए। ऐसे ही लेन देन से रिलेटेड एनईएफटी होता है, ठीक है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, चेक हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये आपने सुना होगा। क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं कि हमें एक कार्ड मिल जाता है, उसकी एक लिमिट होती है, हम उससे शॉपिंग कर सकते हैं और महीने में उसका बिल भर सकते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है? एटीएम से हम अपने पैसे निकाल सकते हैं या उससे ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं। चेक आप जानते हो, एक चेक बुक होती है, उसके जरिए हर खाता धारक को मिलती है, उससे कुछ राशि को जमा कराना, ट्रांसफर कराना, किसी को देना, ये हो सकता है। आईएमपीएस में क्या होता है? मोबाइल या इंटरनेट के जरिए बैंकिंग होती है, उसमें तत्काल हम अपने पैसे को कहीं से भेज सकते हैं, ठीक है। नेट बैंकिंग के जरिए या मोबाइल बैंकिंग के जरिए हम अपने पैसे को कहीं भेज सकते हैं। आरटीजीएस में क्या होता है?
हम जैसे मान लो आपको अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, तो आप बैंक में जाओगे, आप आरटीजीएस करा दोगे। आरटीजीएस में जिस बंदे के पास आपको पैसे भेजने हैं उसकी अकाउंट डिटेल भेजनी होगी, तो यहाँ से वो बटन दबाएगा बैंक वाला, रियल टाइम में पैसे चले जाएंगे। यानी यहाँ पे उसने 12 बजे अगर पैसा सेंड करने के लिए कमांड दी है, बटन दबाइए, तो 12 बजे ही उसके पास पैसे सेंड हो जाएंगे। इसको रियल टाइम कहा जाता है, ठीक है। और एनईएफटी में क्या होता है, एनईएफटी में भी पैसा भेजा जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसमें हर 30 मिनट या 1 घंटे में पैसा भेजा जाता है, तो ये सिस्टम होता है। तो ये कुछ शब्द हो जाते हैं। एनएफएस हो जाएगा, नेशनल फाइनेंशियल स्विच हो गया, एटीएम हो गया, मोबाइल बैंकिंग, इनवॉइसिंग, ये सारे शब्द हैं। इसके अलावा लोन से रिलेटेड, लोन देखो, होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ये सारे लोन हो जाते हैं। फिर बैंकिंग के संचालन से रिलेटेड कुछ शब्द होते हैं, जैसे कहते हैं केवाईसी, नो योर कस्टमर, सीआरएस, कस्टमर रिलेशनशिप समरी, एटीएम, डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बैंकिंग चार्जेस, बैंक शुल्क, ये सारे शब्द होते हैं। ये बैंकों में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये सारे शब्द आप पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो, ये बैंकिंग वाला हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ था आपके पेपर में कि कार्यालय में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली जो होती है उसके बारे में बताइए। कार्यालय का मतलब होता है ऑफिस। ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस का एक हेड होता है, उसके नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग पोस्ट में, फिर उनसे नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, फिर फोर्थ क्लास सफाई कर्मचारी वगैरह भी होते हैं, ठीक है। पूरा एक सिस्टम होता है। उन सबके बीच में जो बातचीत होती है वो, फिर प्रशासनिक शब्दावली, ट्रेनिंग से रिलेटेड शब्द, तकनीकी शब्द, किसी कार्यक्रम, कोई इवेंट से रिलेटेड शब्द, वित्तीय शब्दावली, कई तरह के शब्द होते हैं। तो ये सारे शब्द हमें पता होने चाहिए, तो इसको देखते हैं। ऑफिस में यूज होने वाले शब्द, जैसे प्रशासनिक शब्दावली में क्या आएगा, ऑफिस हेड, ऑफिस हेड जो ऑफिस का एक प्रमुख होता है, ठीक है। ऑर्डर, यानी ऑफिस से कोई आदेश आता है, उस आदेश का सबको पालन करना होता है। सर्कुलर आता है कि कोई भी जानकारी, सूचना होती है ऑफिशियल, वो सर्कुलर के जारी जारी की जाती है। कोई रिपोर्ट, प्रतिवेदन कोई देनी हो किसी चीज में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, सपोर्ट, एक्सपीरियंस, कॉपरेशन। तो ये सारे के सारे शब्द जो है ये प्रशासनिक शब्दावली है। यहीं पे अगर हम ट्रेनिंग से रिलेटेड बात करें तो ट्रेनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग को देने वाला एक इंस्ट्रक्टर होगा जो सिखाता है। स्टैंडर्ड होते हैं, यानी मानक, जो कुछ मानक सेट कर दिए जाते हैं, ठीक है, प्रशिक्षण में। लर्नर होता है जो शिक्षार्थी होता है, जो सीखने आता है। डेवलपमेंट होगा, स्वीकृति होगा, ठीक है। करिकुलम हो जाता है, आधुनिकरण हो जाएगा आपका, उत्कृष्टता, एक्सीलेंस हो जाएगा, अनुसंधान, रिसर्च हो जाएगा। ये सारे शब्द जो है ये किससे रिलेटेड है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है। अब आपको पेपर में जरूरी नहीं है आप इसके अंदर का लिख पाओ, आपको ये शब्द लिखने जरूरी है, ठीक है। ऑफिस हेड, और इंग्लिश की जगह आपको हिंदी में लिखना जरूरी है। कार्यालय प्रमुख, आदेश, परिपत्र, प्रतिवेदन, संविदा, प्रबंधन, अनुशासन, समर्थन, अनुभव, सहयोग, ये शब्द आपको हिंदी वाले लिखने हैं वहां पे पेपर में। और देखते हैं तकनीकी शब्द में क्या आता है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, संचार, तकनीकी संचार, समाचार पत्रिका, विकास कार्यक्रम, टीम बिल्डिंग, प्रशिक्षण सत्र, सेमिनार, ये सारे शब्द तकनीकी शब्दावली में आते हैं। कोई इवेंट होता है, ऑफिशियल कोई इवेंट होता है तो उससे रिलेटेड, जैसे मान लो कोई इवेंट है उसको आयोजन कहते हैं, कोई सेलिब्रेशन है उसको समारोह कहते हैं, कोई फेस्टिवल है उसको महोत्सव कहेंगे, कोई कॉन्फ्रेंस है उसको संगोष्ठी कहेंगे, कोई वर्कशॉप है उसको कार्यशाला कहेंगे, कोई एग्जीबिशन है उसको प्रदर्शनी कहेंगे। तो ये सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये सब ऑफिशियल शब्द हैं। अब वित्तीय, पैसों के लेन देन से रिलेटेड, तो उसमें एक बजट शब्द आता है, लेखा जोखा, अकाउंट्स हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, ऑडिट, ऋण, अधिग्रहण, ये सारी चीजें आ जाती है इसमें। तो ये थे कंप्लीट क्वेश्चन। ये मैंने आपको लगभग लगभग 8 से 9 क्वेश्चन बताए हैं। पेपर में आपको इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो डिक्टो मिलेंगे सेम लैंग्वेज में, और 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको यही क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के पूछेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।